फॉरेक्स बताओ क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज क्या है? व्हाट इज फॉरेन When एक्सचेंज? domestic currency and the foreign currency gets interchanged due to export and import. Value of domestic currency in other nations. Yes. Whenever we express, हाँ बोलो कुछ। And a currency rate at which we can exchange our domestic currency through foreign exchange. वेरी गुड। और किसी ने कुछ ऐड करना है? बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन किया तीनों ने। ठीक है बच्चे, जब भी whenever we express a domestic currency in terms of another currency, मतलब when we compare two or more currencies with each other, that is when the concept of forex या foreign exchange comes into picture। जब भी हम बात करते हैं कि एक करेंसी है रुपया, ठीक है, और दूसरी करेंसी है से सपोज डॉलर्स, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर कंट्री इंडिया में बेटा आईएनआर चलेगा, ठीक है, बाहर यूएस में यूएसडी चलेंगे। बेटा क्या यूएस डॉलर्स यहाँ पे इजीली एक्सचेंजेबल है? लीगल टेंडर है वो? नहीं है। हम मनी पढ़ चुके ना। इज इट अ लीगल टेंडर योर? नो। इज आईएनआर अ लीगल टेंडर इन यूएस? नो। सो बच्चे हम क्या करें? मैंने उनसे कोई सामान खरीदा है, अब मुझे पेमेंट करनी है, क्या यूएस का सप्लायर मुझसे रुपया लेने के लिए तैयार होगा? नो। तो उसके लिए बच्चे आप क्या करें? उसके लिए कह रहे हैं कि आप क्या करो, अपने रुपीस को एक्सचेंज कराओ और क्या करो, डॉलर्स में उसको पेमेंट कर दो जिसमें उसको चाहिए, है ना। अब कह रहे हैं क्या वो एकदम इजी है क्या? मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे करेंसीज के क्या यहाँ पे वो है क्या, डिपॉजिट्स है क्या अकेले मेरे पास? नो। कह रहे किसके पास होता है? सेंट्रल बैंक। याद है हमने करा था, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज किसके पास होता है बच्चे? आरबीआई के पास होता है, सेंट्रल बैंक के साथ होता है। वेरी गुड। तो बच्चे फॉरेन एक्सचेंज पहले हम पढ़ते हैं क्या है। अभी हमने एक्सप्लेन, मतलब मैंने करा, समझते हैं। देखो, इट रेफर्स टू द करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी? होम करेंसी। होम करेंसी क्या होती है? जहां पे आप रह रहे हो। ठीक है, इंडिया में होम करेंसी आईएनआर है। ठीक है, अब कह लो अगर यूके में हो तो वहां पे क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है, जीपीपी। ठीक है, अगर आप कह लो वहां जापान में हो, येन है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मतलब जिस कंट्री में आप हो उस कंट्री का जो लीगल टेंडर है उसको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक करेंसी। होम कंट्री में जो भी करेंसी चल रही है उसको होम करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी कहेंगे। ठीक है, और बाकी सारी करेंसी इज इन रिलेशन टू होम डोमेस्टिक करेंसी इज foreign currency। is foreign currency? Yes। example, all other currencies like USD, UK pounds, euros etc, ये क्या है बच्चे? हमारी foreign currencies है। ठीक है, उसके बाद इट इंक्लूड्स सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स इशूड बाय फॉरेन कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट। ये बात थोड़ी सी अब समझने वाली है। कह रहे हैं अगर फॉरेन गवर्नमेंट ने कोई भी बॉन्ड्स, बॉन्ड्स कौन करता है बच्चे? गवर्नमेंट के होते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट बियर करते हैं और हाईली सिक्योर्ड वो सिक्योरिटीज होती है। सिक्योर्ड मतलब जहां पे आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं। ठीक है, इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन आएंगी नहीं। क्यों? ये जो पैसा है ये गवर्नमेंट आपसे उधार पे लेती है और आपको उसके बदले एक पर्चा दे देती है 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो कह रहे हैं गवर्नमेंट ने, अगर किसी गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज भी एक कंट्री की दूसरी गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट से भी लिए हैं अगर, इवन दैट इज एन एक्सचेंज ऑफ व्हाट? दैट इज एन एक्सचेंज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो it includes what बच्चा? Securities and bonds issued by foreign corporates and government। ना what is corporates? Corporates क्या होता है? बोलो ले। बिजनेस, हाँ, एमएनसीज भी हो सकती हैं, बिजनेसेस। ठीक है, जो भी कॉर्पोरेट हाउसेस क्या होते हैं? जो बिजनेस करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने करा, गवर्नमेंट ने किसी गवर्नमेंट को किया, गवर्नमेंट ने बैंक्स को सॉरी किसी कंपनी को किया, या कंपनी ने किसी और कंपनी को किया, ठीक है, इवन दैट इज व्हाट? फॉरेक्स। तो फिर से बच्चे, फॉरेन एक्सचेंज क्या है? ये क्या है? करेंसी है अदर दैन होम करेंसी। तो कोई भी और करेंसी क्या होगी बेटा? फॉरेन करेंसी होगी। इंडिया में आईएनआर को छोड़ के सारी करेंसीज क्या है? फॉरेन करेंसीज है। अगर
गवर्नमेंट ने या किसी बिजनेस हाउस या कॉर्पोरेट ने कोई भी बॉन्ड या सिक्योरिटीज इशू किया, वो भी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है, दूसरी कंट्री की, राइट, इम्पोर्टेंट। ठीक है बच्चा। तो इंडिया के लिए बच्चे ये जो रुपी है, हम सब इसको जानते हैं, ये क्या है, डोमेस्टिक करेंसी है, और हमारे लिए डॉलर क्या हो जाएगा बच्चे, फॉरेन करेंसी फॉर इंडिया। ठीक है। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है बच्चे, रेट एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर द अदर करेंसी, वो वाला रेट जिस पे एक करेंसी दूसरी करेंसी में एक्सचेंज हो सकती है या हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, फॉरेन करेंसी रेट या फॉरेक्स रेट। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है, आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो $1, बता, अगर मेरे को $1 खरीदना है, उसके बदले में कितने रुपए दे रही हूं? हाँ, तो वो क्या है बच्चे, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, मतलब अप्रोक्सीमेटली 84-85 के जो भी आसपास है। ठीक है। तो वो क्या है बच्चे, फॉरेन एक्सचेंज रेट है। तो जिस रेट पे मैं फॉरेन करेंसी को खरीद सकती हूँ या बेच सकती हूँ, देखो मैंने पहले खरीदा और आज मैं अब इंडिया वापस आ गई हूँ, मेरे पास अगर डॉलर्स पड़े हैं बच्चे, वो यहाँ पे तो लीगल टेंडर है नहीं, क्या अंशिका मेरे से ले लोगे डॉलर्स? नहीं। आप क्या कहोगे, मैम मेरे को तो रुपीज चाहिए, है ना? तो मैं क्या करूंगी, क्या वो जो एक्स्ट्रा मेरे पास फॉरेन करेंसी जो मैं होल्ड कर रही हूँ उसको सेल भी कर सकती हूँ, तो उसके बदले भी तो मुझे पैसा ही मिलेगा ना इन एक्सचेंज, जो आज का रेट है। तो बच्चे एक्सचेंज रेट क्या है, ये वो वाला रेट है जिसमें एक करेंसी दूसरी करेंसी में एक्सचेंज की जाती है, एक्सप्रेस की जाती है। जैसे अगर ₹1 है, इट इज इक्वल टू ₹85, $1 इज इक्वल टू ₹85। ऑन द अदर हैंड, if I ask you what is the value of ₹1 expressed in dollars, अगर ₹1 है, वेरी गुड बच्चे, जिसको नहीं भी आता है समझेंगे। ठीक है। अगर मुझे ₹1 की वैल्यू चाहिए डॉलर में, ठीक है, तो वो क्या होगी, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 85। देखो अगर वैसे भी बताओ यूनिटरी मेथड, देखो क्या आने वाला है बच्चा, अभी हम कहते हैं $1 इज इक्वल टू ₹80, है ना? अब अगर मुझे रुपी निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 1 डिवाइडेड बाय 80, है ना, डिवाइड हो जाएगा ना बच्चा, देख रहे हैं? तो इससे क्या हो जाएगा, मेरे पास ₹1 की वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन डॉलर्स आ जाएगी। दैट मीन्स ₹1 कितना डॉलर खरीद सकता है, $0.0125। ठीक है, ये समझ आया? तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। इट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी। एग्जाम्पल है बच्चा, $1 इज इक्वल टू ₹80 और ₹1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 80, दैट इज $0.0125। क्लियर? फिर बच्चा इट रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल, अब ये है क्या, परचेजिंग पावर है ना, ₹1 कितना डॉलर खरीद सकता है, या $1 कितना रुपया खरीद सकता है, परचेजिंग पावर है, क्या क्षमता है मेरे ₹1 की कि वो कितने डॉलर्स खरीद सकता है, परचेजिंग पावर है ना बेटा। yes. तो इट इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल क्यों, क्या वो इंटरनल कंट्री में ही परचेजिंग पावर देख रहे हैं कि विद इन कंट्रीज देख रहे हैं बेटा, विद इन बिटवीन कंट्रीज, यस सॉरी, बिटवीन कंट्रीज देख रहे हैं, है ना? तो बच्चे ये क्या है, इट इज एक्सटर्नल परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी। इट इज अ रेट एट विच एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर वैल्यूड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अगर मुझे से सपोज कोई सामान यहाँ से बाहर भेजना है, मुझे यहाँ से कोकोनट्स जो है एक्सपोर्ट करने, क्या करना है बच्चे, कोकोनट्स एक्सपोर्ट करने हैं, तो बच्चे मैं क्या करूंगी, मैं उसको बिल बना के दे दूंगी बाहर। ठीक है, से सपोज मालदीव जाने हैं, ठीक है, तो मालदीव में अगर बच्चे तो क्या ही करेंगे, चलो ठीक है कोई नहीं, अगर भेजने हैं, राइट, तो बच्चा वहां पे अब क्या होगा, मैं तो बिल बना के किस पे दूंगी, रुपीस में, पर क्या वहां पे रुपीस चलते हैं, इंडियन रुपीस नहीं, वहां की करेंसी क्या है, डॉलर्स है। ठीक है, तो बच्चे वो क्या करेंगे, मुझे डॉलर्स में जो पैसा देंगे, तो दैट इज व्हाट, दिस इज समथिंग व्हिच इज नोन एज एक्सपोर्ट्स, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ना। एक्सपोर्ट्स क्या होता है, जब मेरी कंट्री से मैं सेल कर रही हूँ किसी और कंट्री बाहर। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स वाले टाइम पे बच्चे मेरे पास क्या आने वाला है, इनफ्लो, याद है बीओपी में हमने पढ़ा था, एक्सपोर्ट्स क्या करते हैं बच्चे, इनफ्लो लेके आते हैं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव आइटम, है ना, तो पैसा आएगा, क्रेडिट होगा, याद है, क्रेडिट होता है बच्चे। अगर मैं इंपोर्ट्स करती हूँ, इंपोर्ट मीन्स अगर मैंने खजूर जो है दुबई से मंगवाए,
इंडिया में आते हैं, देखिए आपने ब्लैक कलर के, वो क्या नाम होता है कि पता नहीं कैसे कुछ नाम होता है, ब्लैक कलर की डब्बी में आते हैं, बहुत फेमस। तो बच्चे वो क्या है ना कि बाहर से अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी परचेज किए खजूर, ठीक है, तो वो क्या है, इंपोर्ट है। अब इंपोर्ट्स के लिए बच्चे क्या मेरे से वो दीरम लेंगे कि वो लेंगे, बताओ, रुपीज लेंगे? हाँ, लेकिन क्या मेरे पास अभी मेरी पॉकेट में दिरहम पड़े हैं? नहीं पड़े। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा बच्चे, मुझे आरबीआई से या एक्सचेंज जो भी एजेंट होगा उससे बोलना पड़ेगा कि यार प्लीज ये ट्रांजेक्शन करा दो। यस और नो? यस। बैंक ही तो फैसिलिटेटर है ना, ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हैं। आपको पता होगा शायद, अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ा है बिजनेस स्टडीज में। हाँ, तो उसमें क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, याद है? हाँ। तो पेमेंट्स बच्चे, अगर कोई भी पेमेंट या रिसीट हम लेते हैं बच्चे, दैट इज डन थ्रू बैंक्स। एंड बैंक का मतलब यहाँ पे कौन सा बैंक होता है बच्चे? सेंट्रल बैंक या आरबीआई। यस, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे इट रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल परचेसिंग पावर, इट इज द रेट एट व्हिच एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर वैल्यूड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इस टाइम पे एक्सपोर्ट का कितना पैसा आएगा, इस टाइम पे इंपोर्ट्स की वजह से मुझे कितने पैसे देने हैं, वो भी क्या है बच्चे, फॉरेक्स रेट ही बताएगा। ठीक है, इजी है, यहां तक कोई मुश्किल नहीं है। अब बच्चे ये पढ़ने वाली चीज है, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज फ्लोटिंग। बच्चे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, ये ना गवर्नमेंट फिक्स करता है। गवर्नमेंट कहेगी इंडिया जो है उसकी करेंसी, उसका जो रेट है ये है इन एक्सचेंज ऑफ से सम, अपना स्टैंडर्ड ले लेते हैं हम, जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं, या फिर आपको पहले रिजर्व्स वगैरह, ये भी हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है इसमें, एक बार आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। यहाँ पे कह रहा है बच्चे गवर्नमेंट जो है ना वो फिक्स कर देगी कि ये रेट ऑफ एक्सचेंज है दो कंट्रीज के बीच में, अगर करना है, ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एज ए नेम स्टेट्स की क्या है, डिमांड एंड सप्लाई के मार्केट फोर्सेस या मार्केट मैकेनिज्म डिफाइन करता है कि इस टाइम पे, क्योंकि डॉलर सबसे ज्यादा ट्रेडेबल करेंसी है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, तो उसका रेट बढ़ रहा है। इस टाइम पे पाउंड्स जो है वो गिर रहे हैं ड्यू टू सर्टेन रिसेशन और डिप्रेशन इन द कंट्री, राइट। उसके बाद बच्चे मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, नाम से पता चला मैनेज्ड। मैनेज मींस जहां पे डिमांड एंड सप्लाई तो है, साथ में गवर्नमेंट भी अपना इंटरफेरेंस दे रही है, कुछ रोल जो है प्ले कर रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इंटायरली गवर्नमेंट, दिस इज इंटायरली मार्केट एंड दैट इज मिक्सचर। क्लियर है? और रीड करते हैं बच्चा, एक्सचेंज रेट सिस्टम, इट रेफर्स टू द सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन फिक्स कर रहा है बच्चा? गवर्नमेंट फिक्स कर रही है। दूसरा है, the basic purposes of adopting this system is to ensure stability in forex trade, ठीक है, फॉरेन ट्रेड। अब क्या है ना बच्चा, अगर देखो क्या डर लगता है, अब से सपोज आप अपने आपको इमेजिन करो, आप लोग क्या हो, एक बार के लिए गेट इनटू द शूज ऑफ एन इम्पोर्टर। आपने कोई सामान बहुत ज्यादा महंगा किसी एक स्ट्रॉन्ग करेंसी, कह लो यूएसडी से, हाँ, इजी बेसिक लेके चलते हैं। आपने क्या करा बच्चे, अमेरिका से कोई सामान जो है इंपोर्ट कराया, ठीक है, अमेरिका से आपने कोई सामान इंपोर्ट कराया। अब बच्चे आपको क्या डर है, आपने पेमेंट जो है ना अभी 3 महीने बाद करनी है, अभी नहीं, स्पॉट स्पॉट पेमेंट नहीं है, वो जो डिलीवरी होनी है, जो आपने माल आज लिखवाया ना बेटा, उसकी डिलीवरी ना आपको 3 महीने बाद होगी। और आपने ऐसा कोई अपने आपको एक हेजिंग वगैरह सिस्टम जो होता है वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। हम सिंपल सी बात करते हैं कि आप आपको उसने बंदे ने बोला, सप्लायर ने, कि यार जो भी 3 महीने बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा ना इंडिया और डॉलर्स, रुपीज और डॉलर्स के बीच में, हम उस पर ट्रेड करेंगे। अब बताओ आपके दिल दिमाग में डर है, किस चीज का डर है? डॉलर महंगा होने का या इंडियन रुपी सस्ता होने का, है ना। अब इस वजह से बच्चे आप डरोगे, तो आप डर डर के अगर ट्रेड करोगे तो क्या अच्छे से फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड कर सकते हो? फॉरेन ट्रेड क्या अच्छे से हो पाएगी? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं, मैं ये वाला एक्सचेंज रेट रख देता हूँ, इससे ज्यादा नहीं होगा और इससे कम भी नहीं होगा। तो आपके दिमाग में एक क्या सर्टेनिटी है कि यार आज अगर 80 रुपए है, कल गवर्नमेंट ने बोल दिया 3 महीने में भी 80 रुपए ही होने वाला है $1 का रेट, तो मुझे डर तो नहीं है, मैं आज पैसों का इंतजाम कर सकती हूँ। यस, कर सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, सर्टेनिटी रहती है, अनसर्टेनिटीज कम हो जाती है, तो इस वजह से फॉरेन ट्रेड जो है ज्यादा जो है वो
स्प्रेड हो सकती है और उसको हम इनकरेज कर सकते हैं। तो अच्छा फिर से The basic purpose of adopting this system is to ensure stability in the foreign trade. हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स ना हो या एकदम से ही कम ना हो जाए। हम चाहते हैं कि एक रेट जाके स्टेबलाइज ही रहे, कि ना बहुत ज्यादा हो जाएगा रुपया बढ़ गया और डॉलर गिर गया, वैसा वर्षा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें तो थोड़ा हाँ ना यस। उसके बाद बच्चा, अंडर द सिस्टम ईच कंट्री कीप्स द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। नाउ व्हाट इज दिस एक्सटर्नल स्टैंडर्ड? आपको क्या लगता है गवर्नमेंट अपनी मर्जी से इंडिया की कह देगी कि मैं तो जी $1 के बदले 80 नहीं 40 रुपए दूंगा? चलेगा क्या? हर कंट्री चाहेगी कि हमारी महंगे से महंगी करेंसी हो। क्या ये पॉसिबल है? कह रहे नहीं, ऐसा नहीं होगा। यू विल हैव टू मेंटेन सर्टेन रिजर्व्स एंड स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट इट। वो कैसे पता लगेगा? कहते हैं पहले के टाइम में ना गोल्ड होता था, एक एक तरीका है कि गोल्ड, हाँ, हम कहते हैं कि अगर मेरे पास आज इतने का गोल्ड है ना इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, तो बच्चे मेरी ये रेट है आज का, गवर्नमेंट उस बेसिस पे डिसाइड करेगी। अगर तो मेरे पास गोल्ड रिजर्व कम है, गोल्ड मेरे पास क्या है बच्चे, कम है, तो क्या मैं अपनी करेंसी को महंगा दिखा सकती हूँ? मुझे सस्ता ही दिखाना पड़ेगा, सस्ता ही दिखाना पड़ेगा। बच्चा किसी को ये वाला पॉइंट नहीं समझ आ रहा तो प्लीज पूछो। मेरे पास अगर बच्चे मुझे अपनी वैल्यू दिखानी है, नेट वर्थ कैसे दिखाएगी गवर्नमेंट अपनी? जितना उसके पास गोल्ड है, ठीक है ना। अगर गोल्ड से सपोज मेरे पास ऐसा है, अगर हम कहते हैं कि यूएस डॉलर्स, मतलब डॉलर्स जो हमारे अमेरिकन वो है यूएस है, ठीक है बच्चा, उसके पास से सपोज 10,000 करोड़ इस गोल्ड पड़े। इंडिया के पास में मे बी से सपोज 1,000 करोड़ है, हाँ, तो 1/10 ही है सिर्फ। तो उसके अकॉर्डिंगली बेटा हमारी करेंसी का रेट डिसाइड होता है या डिसाइड होता है, समझ गए? इन एक्सचेंज ऑफ सर्टन स्टैंडर्ड। तो वन स्टैंडर्ड इज गोल्ड रिजर्व्स, ठीक है। आज आप रीड कर रहे हैं, द एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स कैन बी गोल्ड, सिल्वर, अदर प्रेशियस मेटल्स, करेंसीज ऑफ अदर कंट्री। तो बच्चे दो जो यहाँ पे फेमस है ना, एक तो गोल्ड है और दूसरा अदर करेंसी दैट इज यूएस डॉलर्स। हाँ, क्यों बच्चे? सबसे ज्यादा जो मोस्ट ट्रेडेबल करेंसी है पूरे वर्ल्ड में, मोस्ट ट्रेडेबल करेंसी है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में, ये कौन सी है? यस, यूएस डॉलर्स है। दो वो पाउंड वगैरह से देखो सस्ता होगा, पाउंड का रेट अगर हम ₹1 के हिसाब से देखें तो इट इज 105 106 के आसपास। हाँ, 110 हो गया, कब हुआ ये? यार देखो, हो गया होगा बच्चे, अगर आप कह रहे हो। ठीक है, मैंने तो थोड़ा टाइम पहले 2-3 महीने पहले देखा। मेरा थोड़ा सा अब ये देख लेती हूँ, 110 होगा, राइट। तो यही आसपास है, 106 110 जो भी लगा लो, राइट। लेकिन बेटा फिर भी सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस जिस करेंसी में होते हैं वो कौन सी? यूएस डॉलर्स है। सो इट इज अ बेस ऑफ एक्सचेंज फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो वो भी एक बच्चे क्या है, एक्सचेंज रेट दूसरी करेंसी के रेट पे हम इसको भी ले लेते हैं, फिक्स कर सकते हैं अपनी करेंसी के एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो दो तरीके जो कि प्रैक्टिकली अप्लाई होते हैं, एक तो गोल्ड एंड दूसरा दूसरी करेंसी का एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ बच्चे, दो चीजें, दो डिफरेंट टर्म्स आती हैं यहाँ पे। एक होता है पेगिंग और दूसरा है पैरिटी वैल्यू। ना व्हाट इज पेगिंग? जब हम क्या कह रहे हैं ना, दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ में जब हम अपनी वैल्यू को अटैच कर रहे हैं, एक करेंसी को दूसरी करेंसी की वैल्यू में अगर हम नाप रहे हैं, जैसे कि यूएस डॉलर्स के हिसाब से हमारी करेंसी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, दैट इज पेगिंग। ठीक है, अच्छा। When the value of one currency is tied with the value of another currency, it is also known as pegged exchange rate system. मैं कह रही हूँ कि डॉलर के हिसाब से, क्योंकि मैं ₹80 में $1 खरीद सकती हूँ, तो ये मेरी क्या है? वैल्यू है। ये मेरी वैल्यू है कि ₹80। ठीक है, $1 के क्या है? ₹80। तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चे? पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या बोलेंगे? पेग्ड एक्सचेंज रेट। तो पेगिंग या पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है? जहां पे एक करेंसी की वैल्यू बेटा दूसरी करेंसी में हम डालते हैं, एक्सप्रेस करते हैं या स्टैंडर्ड सेट करते हैं इसके हिसाब से। ठीक है, शुभांकर, आदित्य, ऋषभ, समझ आ रहा है बच्चे? किसी को इस बात पे डाउट है? अंशिता, नेक्स्ट इज पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। पैरिटी क्या होता है? पार मींस
same level, right? When the value of a currency is fixed in exchange of some other currency or in terms of gold. मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो रहा है ना, हम जो हमारी करेंसी है उसको हमने सबने कह दिया कि हम डॉलर्स के अगेंस्ट ही मेजर करेंगे, सिर्फ एक स्टैंडर्ड रख दिया, दैट इज यूएस डॉलर्स। तो अगर यूके भी करेगा वो भी यूएसडी में करेगा, अगर जापान करेगा तो भी वो यूएसडी के हिसाब से ही अपनी करेंसी सेट करेगा या फिर गोल्ड के हिसाब से करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोई भी मैंने करेंसी दिया और मैंने बोल दिया ये हम दोनों के बीच का एक्सचेंज रेट है, दिस इज कि जो भी एक व्हीकल करेंसी बोलते हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं ना अदर करेंसी, दैट इज व्हीकल करेंसी। व्हीकल मतलब ना मेरी करेंसी वो ना तुम्हारी करेंसी वो, कोई और थर्ड एक्सटर्नल करेंसी है जिसके बेसिस पे तुम भी अपना रेट लगाओ मैं भी अपना रेट लगाऊं। किस रेट पे करते हैं बच्चे, वो मैंने आपको बता दिया गोल्ड के बेसिस पे होता है, उसके बेसिस पे, ठीक है, समझ आया। चलो बेटा, अब आपकी किताबों में ना आपको ये दोनों शायद ना भी दिखे, दोनों ये दोनों टर्म्स ना भी दिखे, ये 100% दिखेगी। ये टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड दूसरा है ब्रेटन वुड्स सिस्टम। बच्चे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम तो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि हम यहाँ पे क्या है ना, रिजर्व्स जितने एक कंट्री के पास जितना गोल्ड रिजर्व है ना उसके बेसिस पे हम अपनी करेंसी को वैल्यू करते हैं। किस बेसिस पे करेंगे, जितना गोल्ड का रिजर्व है हमारे पास, ठीक है। तो आ जाओ, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सटर्नल वैल्यूज ऑफ करेंसीज वर मेंटेन्ड बाय फिक्सिंग देयर प्राइसेस इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। मेरे पास जितना गोल्ड है, मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास वर्ल्ड का इतना परसेंट गोल्ड है, तो मेरी जो वैल्यू है करेंसी की इतने परसेंट की ये वैल्यू बनती है, ये प्रोपोर्शन है, राइट। ऐसा ना, अगर मेरे पास बच्चे गोल्ड नहीं है ना तो अपनी वैल्यू को उससे ज्यादा नहीं दिखा सकते, आई कैन नॉट रीवैल्यू दैट अपना अमाउंट ऑफ अपनी वैल्यू ऑफ करेंसी, ठीक है। जितना गोल्ड है उसके हिसाब से ही, उसी के हिसाब से ही मैं क्या कर सकती हूँ बच्चे, अपनी एक्सचेंज रेट को डिफाइन कर सकते हैं। कितना, जो गोल्ड का रिजर्व किसके पास होगा, आरबीआई के पास, ठीक है। Countries के gold reserves पे depend करता है which country, that's why dollar is universally accepted because of the gold reserves or no? नो नो बेटा, दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग ना। हम कह रहे हैं कि एक टाइम था, अब क्या है ना, हम अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे यहाँ पे जो मैं आपको यूएसडी पढ़ा है, यहाँ पे क्या है ना, ये दो तरीके कह रहे हैं, या तो आप गोल्ड में कर सकते हैं या आप करेंसी। अभी हमें ऊपर भी पढ़ा ना फिक्स्ड में, तो बच्चा अगर गोल्ड के हिसाब से सारी की सारी दुनिया कर रही है, जितनी भी कंट्रीज हैं वो क्या कर रही है, अपनी कंट्री में जितना गोल्ड है ना उसके बेसिस पे अपनी करेंसी का रेट लगाती है, बताती है कि हमारे पास इतनी वर्थ है, इतनी वर्थ का गोल्ड है, मेरे पास इतना किलो है, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरी करेंसी की वैल्यू जो है फिक्स की जाती है बाय द गवर्नमेंट। आ रहा है समझ के नहीं, और ये कहाँ करेंगे, डब्ल्यूटीओ के पास बैठ के करेंगे ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो ऐसे कार्य नहीं कर सकते, सबको दिखाना पड़ता है, ठीक है। ब्रेटन वुड सिस्टम में क्या है बच्चे, गोल्ड वाज रिप्लेस्ड बाय यूएसडी, अंडर दिस सिस्टम ऑल द करेंसीज वर रिलेटेड टू यूएसडी। मैंने आपको बता दिया था बच्चे, हम क्या मोस्ट ट्रेडेबल करेंसी है, स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, ऐसा नहीं है कि इसे महंगी कोई नहीं है, नॉट टॉकिंग अबाउट कि सबसे ज्यादा रेटेड कौन सी है, बट सबसे ज्यादा जो करेंसी ट्रेडेबल है ना पूरे वर्ल्ड में, एक्सेप्टेबल है, वो कौन सी है, स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं यूएस डॉलर से, ठीक है। तो मैंने आपको इसके साथ एक नया वर्ड बताया, व्हीकल करेंसी बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, व्हीकल करेंसी। ना तुम्हारी करेंसी में ना मेरी करेंसी में हम ट्रेड इस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यूएस डॉलर्स को बच्चे क्या कहा गया, कहते हैं ये हमारा बेस है, तो हम देख लो तुम इसके ऊपर हो कि तुम इसके नीचे हो, उस हिसाब से हम अपने बीच का एक्सचेंज रेट डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चे, इट गेव बर्थ टू आईएमएफ, आईएमएफ इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यस। ये क्या है बच्चे, क्या ये किसी एक कंट्री का है कि सबका है, सबका है। जैसे हमने एक और बात भी करी थी अपना वर्ल्ड बैंक की, राइट, हाँ जी, आईबीआरडीएस, और हमने एक और भी बात करी थी किसकी, जो सिर्फ एक का नहीं, ये इन्हीं की बात करी, एम्बेसडर्स की भी बात करी थी हमने थोड़ी बहुत, राइट, कि वो लेकिन हमने कहा था दूसरी कंट्री, उसको छोड़ दो। पर आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, क्या ये एक कंट्री का है कि सबका है, परमीत, सबका है, चाहे इनका हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर्स किसी भी एक कंट्री के हो, ठीक है।
क्या ओरिजिन किसी भी कंट्री से है, पर क्या वो किसी एक कंट्री का है कि सबका है बेटा? सबका है। तो कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया, हमने कहा कि आईएमएफ जो है वो क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वहां पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज जो है अपने अकाउंट्स खोलेंगे बेटा। जो भी एक्सचेंज होगा ना वो इसके थ्रू होता है। अगर इंडियन गवर्नमेंट को से सपोज आज किसी करेंसी की जरूरत पड़ जाए एक्सचेंज करने में, तो वो किसके पास जाएगी? आईएमएफ। कि मेरे पास जी इतना ना मेरे को येन देने हैं, पर मेरे पास ना अभी हाथ में येन है नहीं। वो कहते कोई नहीं, तो टेंशन आ रही है, जो तूने डॉलर्स खरीदे थे ना मेरे पास, उसके एक्सचेंज में देखो येन जो है डिसबर्स कर देता, तेरी पेमेंट कर देता। ये भी लो सोचा ही है। ठीक है, इट गेव बर्थ टू आईएमएफ एज सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। यहाँ पे बच्चे फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑफ मतलब वर्ल्ड है। यहाँ पे एक बंदे का नहीं है, हम सारे डिफरेंट कंट्रीज क्या करती है, अपना अकाउंट खोलते हैं वहां पे। कैसे खरीद करेंगी? वहां पे आप डॉलर्स खरीद, ठीक है। आप क्या करोगे, आप कहोगे कि मैं इतना डॉलर खरीद सकती हूँ, ठीक है, तो कहेंगे ठीक है आपका इतने डॉलर्स का रिजर्व ना मेरे पास पड़ा, ठीक है। अगर आज मुझे कोई भी पेमेंट किसी भी कंट्री को करनी है तो उसके थ्रू, उसके एक्सचेंज के थ्रू, ओके। आईएमएफ इतना तुम्हारे लिए ना इस टाइम पे इतना बहुत है, समझ। ज्यादा थ्योरीज है इसकी, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, बट इज इट क्लियर इन योर हेड कि क्या चीज है बेटा? गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या है, जितना कंट्री के पास गोल्ड होता है ना उसके बेसिस पे हम अपना एक्सचेंज रेट डिफाइन करते हैं, ठीक है। और बच्चे ब्रेटन वुड सिस्टम में क्या है, गोल्ड को रिप्लेस कर दिया और कहा कि यूएस डॉलर जो है बेस है, ठीक है। और वो उसकी वजह से बच्चे आईएमएफ का ओरिजिन हुआ, बर्थ किसका हुआ बच्चे? आईएमएफ का। जो कि क्या करता है मैंने आपको बता दिया, लिखने की जरूरत है, बट समझा रही हूँ कि आपको सोचोगे क्या यूएसडी और आईएमएफ का क्या लेने देना। तो मैं बता रही हूँ आईएमएफ क्या करता है, आप लोगों के सारे कंट्रीज का ना जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, उन सबको कंपल्सरली कहता है कि तुम अपने अकाउंट्स मेरे पास खोलो जिसमें आपको यूएस डॉलर्स खरीदने पड़े। आगे समझ। तो इस वजह से बच्चे डॉलर्स में नायाब एक्सचेंज होता है। क्लियर है? श्योर? फिक्स सिस्टम समझ आया? तो बच्चे मेरिट्स क्या होंगे? एक तो इंटरनेशनल ट्रेड इजी हो जाएगा और सिक्योर्ड रहेंगे हम, स्टेबिलिटी रहेगी, है ना। तो देखो, स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट इनकरेजेस इंटरनेशनल ट्रेड। एक तो मुझे डर नहीं लगता ना, तो मैं आराम से जो है ट्रेड कर पाती हूँ और ज्यादा ट्रेड कर पाती हूँ। दूसरा क्या है, स्टेबल एक्सचेंज रेट फोर्सेस द गवर्नमेंट टू कीप अ चेक ऑन इन्फ्लेशन। अगर बच्चे मैंने गवर्नमेंट ने कह ही दिया कि ये एक्सचेंज रेट है, क्या वो अपने आप से बढ़ या घट सकता है? अगर बढ़ेगा नहीं तो कभी इन्फ्लेशन आएगा क्या? और अगर अब मेरे कंट्री के अंदर आ रहे हैं तो मुझे उससे भी पता चल जाएगा ना कि कितना प्रतिशत या कितना परसेंटेज में इन्फ्लेशन हुआ है। ऐसा देखो, फॉरेक्स पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मैं कौन सा सिस्टम फॉलो कर रही हूँ, फिक्स्ड। लेकिन अगर मुझे इंटरनल चेक रखना है इन्फ्लेशन का, तो वो मैं कर सकती हूँ, उसको बार रख के, बेस रख के, स्टैंडर्ड रख के, ठीक है। स्टेबल एक्सचेंज रेट प्रिवेंट्स कैपिटल आउटफ्लो फ्रॉम द कंट्री। क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है? कि अगर हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा तो हाँ, जो हमारे कंट्री का कैपिटल है वो बाहर नहीं जाएगा तो एक्सपोर्ट। वो तो आपने इंग्लिश को हिंदी में बता दिया। मतलब अगर हमारा करेंसी रेट बहुत डाउन हो गया तो लॉस में चल जाएंगे, फिर जो हमारा कैपिटल यूज होगा वो भी फिर। स्टार्टिंग ठीक करी थी मैं, चलो कुछ और था मतलब, ठीक है, अच्छा होगा, एटलीस्ट दिमाग यूज करा। बच्चे क्या है ना, अगर कोई आपने एफडीआई सुना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने बात करी है बच्चे, वो क्या है, कैपिटल आती है मेरी कंट्री में। अब बच्चे जिन लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया होगा कि ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया इज ग्रोइंग, है ना, हमने पढ़ा है इट इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, है ना। तो बच्चे लोग जो है हमारी कंट्री में पैसा लगा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, यहाँ पे उनको रेवेन्यू दिख रहा है, ग्रोथ का बहुत सारा। अब से सपोज करेंसी जो है बहुत ज्यादा गिरने लग जाए, तो वो वाली बात होगी, लोग अपनी कैपिटल विड्रॉ करने लग जाएंगे। क्या इंडिया में कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा? फिर नहीं करेगा, पैसा ले लेगा। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी देख सकते हो कि अगर मैंने अपनी कंट्री में पैसा लगाने की जगह मैं क्या करूंगी, बाहर की करेंसी में पैसा लगा दूंगी, क्योंकि मेरे तो यहाँ पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ रहा है, रिसेशन जा रहा है ना। तो कैपिटल आउटफ्लो,
कि यहाँ पे जो पैसा लगना था बिजनेस में वो नहीं लग रहा, बल्कि लोग यहाँ से बाहर की कंट्रीज में लेके जा रहे हैं। यस और नो? Yes, ma'am. फिर बच्चे कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो पॉलिसीज बिकम कन्वीनियंट। मैक्रो पॉलिसीज क्या है? सारा कुछ जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक, एक्सचेंज रेट्स चलो मैक्रो में आ गया, और बताओ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ गया, और बोलो एडीएस आ गया, यस, और बोलो यस, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गई, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ आ गया, सब कुछ यहाँ आ जाएगा। तो कह रहे हैं उसके लिए भी अगर मुझे कोई भी चीज, अगर से सपोज हमने कोई भी कन्वेंशन या ट्रीटीज साइन करनी है, तो हम वो स्टेबिलिटी से ज्यादा साइन कर सकते हैं। और मैक्रो पॉलिसीज क्या मतलब, पूरी की पूरी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए हम सब कुछ आराम से फाइनलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो इनका मतलब है ना, कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो पॉलिसीज का, वो इन रिलेशन टू फॉरेन ट्रेड है। ठीक है बेटा, अगर दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में कोई भी एक्सचेंज होना है, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज का है, चाहे वो किसी भी तरह के डोनेशन ट्रांसफर्स हैं, या फिर बच्चा कोई भी से सपोज आपने पढ़ाने भेजना है, एक्सचेंज कुछ भी है, तो वो भी इजी हो जाएगा थ्रू फिक्स सिस्टम्स। श्योर है? Yes, हाँ, yes. बोर तो नहीं हो रही? बहुत लो लग रहे हो आज तो। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम आईडी नहीं कर रहे। जाओ, डीमेरिट्स क्या होंगे बताओ? हमने कहा रिजर्व्स रखने पड़ते हैं ना, अगर चाहे हम स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड ले चाहे ब्रेटन वुड ले, मेरी बात सुनो, गोल्ड स्टैंडर्ड में गोल्ड में पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, है ना, और अगर आईएमएफ के थ्रू करेंगे तो यूएस डॉलर्स का रिजर्व रखना पड़ेगा। तो लार्ज रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? उसके बिना क्या मैं करेंसी को अपनी वैल्यू कर सकती हूँ? तो झूठ है, तो कोई कुछ भी करेगा, राइट? तो बच्चे देखो, गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। हो सकता है मेरी करेंसी की इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन मेरे पास क्योंकि गोल्ड इतना पड़ा हुआ है ना, इस वजह से मेरी करेंसी जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है, जबकि उसकी ट्रेड इतनी नहीं है, तो ओवर वैल्यूएशन है। दूसरी जगह पे मेरे पास इतना ज्यादा गोल्ड रिजर्व है नहीं है, आईएमएफ में मैंने डॉलर्स रखे नहीं हुए, और बच्चे मेरी ट्रेड इतनी ज्यादा है, मेरी हाईली डिमांडेड करेंसी है, तो अंडर वैल्यूएशन हो रही है। समझ रहे हो अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन का मतलब यहाँ पे? Yes. फिर डज नॉट इनकरेज वेंचर कैपिटल। व्हाट इज वेंचर कैपिटल मीन? ऋषभ, वेदा, जब्बार, अंशिका, और अच्छे से बताते बच्चे, वेंचर कैपिटल क्या होता है बच्चे? जहां पे मतलब जो ये लोग करते हैं ना, पहले तो बताते हैं, जो ये कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उनको हम वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, वेंचर कैपिटल क्या है? जहाँ वही बात है कि दो कंपनीज हो सकती है, एक इंसान की कोई कंपनी हो सकती है जो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती है, बहुत ज्यादा पैसा लगाती है, और कम्स अप विद समथिंग न्यू। It always comes up with something new. तो उसको हम क्या कहते हैं? वेंचर कैपिटल कहते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ करेंसीज आर इन्वॉल्व्ड, एंड इट इज यूजुअली समथिंग न्यू स्टार्टअप है, मतलब विद न्यू विजन है, कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं इट डज नॉट इनकरेज। क्यों? व्हाई? हाँ बताओ क्यों बेटा? Why doesn't it encourage venture capital? Because currency is under the हाँ। नहीं ठीक है, वो तो बात ठीक है, ये कि फिक्स सिस्टम है, गवर्नमेंट का लेना देना है, पर वेंचर कैपिटल क्यों? वेंचर जो है यूजुअली जो है प्राइवेट लोग करेंगे, मुझे बोलो। inflation पर money supply बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन ओके बच्चे, वेंचर कैपिटल में ना देखो, चलो समझ में आ जाओ। वेंचर कैपिटल ऋषभ, वेंचर कैपिटल में क्या है? हम बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें, अब गवर्नमेंट है, अगर वो फिक्स ही कर देगी एक रेट, है ना, तो उस हिसाब से बच्चे वो ना क्या करें,
करेगी, वो कहेगी इससे ज्यादा अगर तुम पैसा मेरी कंट्री में लेके आओगे या लेके जाओगे ना, तो उस वजह से मेरा रिजर्व मिलता है, मेरा रिजर्व मिलता है। देखो मैं क्या कह रही हूँ, ह्यूज अमाउंट है, अगर आएगा तभी गवर्नमेंट को उस हिसाब से रिजर्व बना के रखना पड़ेगा, जाएगा तो गवर्नमेंट को अपने रिलीज करना पड़ेंगे रिजर्व, समझ रहे हो। तो वो कह रही कि हम तो ज्यादा पंगा लेंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे तो अपनी वैल्यू जो है करेंसी की वो फिक्स्ड रखनी है, स्टेबल रखनी है, इस वजह से इट डिस्करेजेस या इट डज नॉट इनकरेज वेंचर कैपिटल दैट मच। क्लियर है? आगे चलो बेटा। अब इसमें ना जब हम पढ़ रहे फिक्स सिस्टम, जब हम पढ़ रहे फिक्स सिस्टम का दो पॉसिबिलिटीज हैं बच्चे, या तो डीवैल्यूएशन या फिर रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन हम पढ़ते आ रहे हैं अकाउंट्स में, रीवैल्यूएशन क्या होता है, इंक्रीज इन द वैल्यू, है ना। तो अगर हमारी करेंसी की, किसकी करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ा देती है गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट बढ़ाएगी जान के खुद बढ़ाएगी, हमारी बढ़ेगी कैसे, लाइक हाउ कैन वी रिजर्व ज्यादा हो रहे हैं बेटा, अगर मेरे पास रिजर्व ज्यादा है या फिर डॉलर ज्यादा एक्सचेंज कर सकती है, तो गवर्नमेंट कहेगी ना यार अब तो मैं अमीर हूँ, फिर डॉलर ज्यादा खरीद सकती हूँ, है ना। तो वो बताएगी नहीं क्या दुनिया को कि मैं स्ट्रॉन्ग हो रही हूँ, बताएगी, तो वो क्या करेगी, रीवैल्यू करेगी अपने रिजर्व के, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन मींस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ होम करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी। व्हाट इज डीवैल्यूएशन? increasing the value of the domestic Yes, when the government decreases. Important बात क्या है, रिवैल्यूएशन है चाहे डीवैल्यूएशन है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो करेंसी की वैल्यू को चेंज करती है, रिवैल्यूएशन में बढ़ाएगी, डीवैल्यूएशन में कम कर देगी, ठीक है। रीड कर लेते हैं बच्चे, दो पॉसिबिलिटीज हैं डीवैल्यूएशन, ऐसे ध्यान रखेंगे, रुपए की वैल्यू गिर रही है, इट रेफर्स टू द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कर रही है मनमीत, ठीक है। And what is revaluation? It refers to the increase in the value of domestic currency by the government. और यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है, और क्यों कर रही है इंक्रीज डिक्रीज, फलक जब आप गए थे हमने डिस्कस किया था कि अगर से सपोज अब गवर्नमेंट, इंडिया के पास बहुत ज्यादा पैसा है, रिजर्व्स खरीदने लायक है, तो क्या हम वर्ल्ड को बताएंगे नहीं कि हमारे पास ज्यादा पैसा है ना। तो उस वजह से वो क्या है, रिजर्व्स अपने बढ़ाएगी, चाहे गोल्ड में बढ़ाए चाहे वो आईएमएफ के साथ बढ़ाए, तो हम बताएंगे नहीं कि हमारी बढ़ गई, तो हम रीवैल्यू करेंगे, बढ़ा देंगे। अगर कम हो गए, मैंने पैसे जो है रिजर्व मेरे पास कम हो गए, मैंने लिक्विडेट कर दिए ड्यू टू सर्टेन रीजन, से सपोज डिप्रेशन इन द कंट्री, देन क्या करूंगी, डीवैल्यू करूंगी, ठीक है बच्चा, श्योर। जैसे व्हाट इज द एक्चुअल रीजन, व्हाट डू यू थिंक इज द एक्चुअल रीजन फॉर डीवैल्यूएशन ऑफ द नेक्स्ट, बिल्कुल ठीक है। व्हाट, देखो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो डीवैल्यूएशन कर चुकी है करेंसी, क्यों करती है, ताकि हमारी जैसे कंट्री में फॉरेक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, ताकि हमारी जैसी कंट्री में फॉरेक्स आए, और वो कैसे आएगा, जब हम एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे, जब हम एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे, तो एक्सपोर्ट्स कब कर पाएंगे, जब हमारी करेंसी दूसरी करेंसी के हिसाब से सस्ती है। तो अगर गवर्नमेंट जान के खुद से वैल्यू जो है हमारी खुद की आईएनआर की कम करती है, ताकि बाहर वाले लोगों के लिए हमारी कंट्री का सामान चीप हो जाए, सस्ता हो जाए, तो उससे बच्चे हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स आएगा और हम प्रॉस्पर करेंगे, ठीक है बच्चा। यूजुअली रिवैल्यूएशन नहीं करती हमारी जैसी गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट। बच्चे फिर आ जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसने कुछ बोला, मैम बोला बच्चे, व्हाट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहाँ पे मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई जो है वो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करेगी। तो बच्चे जहाँ पे भी डिमांड और सप्लाई किसी को इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट, क्या हो जाएगा फलक, हाँ, उसके वैल्यू जो है वो एक्सचेंज रेट बन जाएगी। देखो आज जो बनाया है मैंने डायग्राम, चलो मैं भी बना के दिखाऊंगी। तो बच्चे, it refers to the system under which the exchange rate is determined by the market forces of demand and supply. There is no, क्या बोल रहे हैं, no role of the government in this system. Flexible exchange rate system is also known as par rate or par rate of exchange, floating exchange rate, free exchange rate, normal rate या फिर equilibrium rate. अब ये क्या है, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ बच्चा, देखो
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। यहाँ पे बच्चे मेरा क्वांटिटी आएगी, ठीक है ना, ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो भी हमने खरीदा या बेचा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा बेटा, है ना। ये क्या आती है, सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट, दिस इज गोइंग टू बी द डिमांड ऑफ एक्सचेंज रेट। से सपोज इंडियन आईएनआर की जो डिमांड है, तो जितनी भी डिमांड एंड सप्लाई है इसका इंटरसेक्शन इज इक्विलिब्रियम। क्योंकि ये रेट इक्विलिब्रियम पॉइंट की वजह से बन रहा है तो इसको हम इक्विलिब्रियम रेट भी कहते हैं। तो ओ आर इज योर इक्विलिब्रियम रेट। पार क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई फिर से इक्वल है, एट सेम लेवल है। इसको फ्लोटिंग क्यों कहेंगे, क्योंकि it keeps on changes because of demand and supply। ठीक है, फ्लोटिंग इज समथिंग व्हिच इज नॉट अंडर समबडीज कंट्रोल, जो ऊपर ही एकदम से डेट है, मतलब डेट ऐसे कि किसी उसके पास कोई जड़े नहीं है पकड़ने के लिए। ठीक है, फ्लोटिंग याद करने का कुछ बोल, ठीक है। फ्री समझते हैं, वाई फ्री, बिकॉज ऑफ फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई। नॉर्मल रेट जो होना चाहिए, ठीक है, क्यों होगा, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। ठीक है, तो इसके डिफरेंट नेम्स क्या बच्चे, फिर से एक आधी बार रीड कर लेते हैं, बताओ। नॉर्मल रेट है, फ्लोटिंग रेट है, पार रेट है, हाँ इक्विलिब्रियम रेट है, और क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल, यस फ्लेक्सिबल रेट है। फिर से आज इकट्ठे बोलेंगे, 1 2 3। पार रेट ऑफ एक्सचेंज, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्री एक्सचेंज रेट, नॉर्मल रेट एंड इक्विलिब्रियम रेट। वेरी गुड, ठीक है बच्चा। उसके बाद it is the rate at which demand for foreign exchange is equal to the supply of foreign exchange. But what are the two possibilities here? Either currency depreciation or currency appreciation. But the only difference is revaluation में government revalue करेगी, मतलब बढ़ाएगी, devaluation में government कम करेगी। यहाँ पे क्या गवर्नमेंट का कोई रोल है, नहीं है बेटा, यहाँ पे कौन करेगी, मार्केट फोर्सेस। अगर मेरी मनी, अगर मेरी आईएनआर की डिमांड बढ़ गई है तो उससे क्या होगा, एप्रिसिएशन होगी कि डेप्रिसिएशन होगी, एप्रिसिएशन होगी। जब भी डिमांड बढ़ती है तो रेट या प्राइस क्या होता है, राइज होता है या बढ़ता है। वेरी गुड। और जब भी बच्चे सप्लाई बढ़ जाती है शुभांकर, तो क्या होगा, कि सप्लाई जब भी बढ़ती है तो उससे प्राइसेस फॉल होते हैं, तो रेट भी फॉल होगा। ठीक है बच्चा, ना वो आईसी इंडियन करेंसी, हाँ जी इंडियन इंडियन, ठीक है, इंडियन करेंसी या होम करेंसी भी कह सकते हो। ठीक है, तो इंडियन करेंसी फॉल कब होगी बच्चा, जब $1 इज इक्वल टू ₹60 से सपोज, एंड फॉरेन करेंसी हमारी राइज हो रही है, कैसे, एक सेकंड, ये क्या लिखते हैं, Wait. हाँ ये 65 होना चाहिए। आई डोंट, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, डेप्रिसिएट हुई है ना, हाँ ठीक है बच्चों। एक एक डॉलर पहले ₹60 परचेज कर पाता था। अब बच्चे $1 के लिए मुझे कितने रुपीस देने पड़ रहे हैं, ₹65 देने पड़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है बेटा, इंडियन रुपीस सस्ता हो रहा है। मतलब ऐसे समझो, ऐसे समझो, पहले $1 से कितने रुपीस खरीद पा रहे थे, 60 का सामान खरीद पा रहे थे। अब सिर्फ एक ही डॉलर दे पा रहे हैं और उससे ज्यादा का सामान खरीद पा रहे हैं, ₹65 तक का सामान खरीद पा रहे हैं। क्या हो गया बेटे, डेप्रिसिएट हो गई है। ठीक है, फिर से बोल दो, पहले हम $1 से कितने का सामान में मार्केट में खरीद पाते थे, ओनली 60 का। अब एक ही डॉलर से मैं कितने का सामान खरीद पा रही हूँ, 65 का। दिस इज नोन एज करेंसी डेप्रिसिएशन। एंड व्हाट इज एप्रिसिएशन, व्हेन अर्लियर बेटा, earlier foreign currency $1 was equal to 65। now बच्चे क्या हुआ है, $1 से अब सिर्फ हम क्या कर पा रहे हैं, ₹60 का सामान खरीद पा रहे हैं। तो ये क्या है बच्चा, एप्रिसिएट हो रही है, मतलब अब महंगी हो रही है ना। $1 से पहले 65 का सामान खरीदा जा रहा था, बाहर वालों के लिए मेरा सामान महंगा हो गया क्योंकि मेरे करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। तो मार्केट फोर्सेस की वजह से अगर करेंसी का रेट बढ़ता या कम होता है जुम्मन, तो उसको हम क्या कहते हैं,
करेंसी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन। अगर तो करेंसी हमारी क्या हो गई है बच्चे, महंगी हो गई है बाहर वालों के हिसाब से, तो दैट इज करेंसी एप्रिसिएशन एंड दैट हैपेंस ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर इंडियन करेंसी। ठीक है, यहाँ पे एंड बच्चे अगर सप्लाई ज्यादा हो गई है तो उस वजह से क्या होगी, डेप्रिसिएशन होगी। तो सप्लाई ज्यादा हो रही है इस वजह से डेप्रिसिएशन मतलब फॉल हो गया, दूसरी करेंसी के हिसाब से हमारी करेंसी क्या हो गई है, सस्ती हो गई है। ठीक है, सो व्हाट डज डेप्रिसिएशन प्रमोट, एक्सपोर्ट्स, है ना। अगर अगर बच्चे मेरा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बाहर वालों को सस्ता पड़ रहा है तो उस वजह से बच्चे मेरे एक्सपोर्ट्स क्या आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे या राइज हो जाएंगे। कंफ्यूजन हो रही है मतलब किस पे हो रही है बच्चे। देखो बच्चा, अब अगर करेंसी डेप्रिसिएट हुई मतलब कह लो कि पहले मेरे अगर पॉकेट में $1 था ना, तो मैं क्या कर पा रही थी, ₹60 का सामान खरीद रही थी। ठीक है, तो अब मान लो अगर मेरी पॉकेट में $1000 है तो मैं कितने तक का सामान खरीद पा रही हूँ, ₹60,000 तक का सामान खरीद पा रही हूँ मार्केट में बेटा। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरे पास वही सेम है, $1000 ही है अभी भी मेरी जेब में। अब जो फॉरेन एक्सचेंज है ना बेटा, दैट इज ₹65। हाँ, तो मैं अब $1000 से कितने तक का सामान खरीद पा रही हूँ बच्चे, 65,000 का। तो मुझे एक बात बताओ, बाहर वालों के लिए अब मेरी मेरी परचेज सस्ती हो गई है ना, यहाँ पे आके वो ज्यादा सामान खरीद पाएंगे। पहले वो कितने का खरीद पा रहे थे, 60,000 का, अब कितने का खरीद पा रहे हैं, 65,000 का। तो ऑब्वियसली अगर आपको कोई चीज सस्ती मिलती है तो आप ज्यादा खरीदते हो। तो इट इनकरेजेस एक्सपोर्ट्स, ये क्या होती है बच्चे, इनकरेजेस एक्सपोर्ट्स। एंड ये क्या करती है बच्चे, इट इनकरेजेस इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स इंक्रीज करती है या फिर एक्सपोर्ट्स को फॉल करती है, मैं कह सकती हूँ। यहाँ पे वैसा वर्षा इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगी बच्चे, मेरे लिए महंगी हो जाएगी, क्योंकि पहले मुझे एक $1,000 में कितने में खरीद पा रही थी, 60,000 में। अब मुझे $1,000 के बदले कितने देने पड़ेंगे, ₹65,000। तो इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे इनायत, क्लियर है सबको। Depreciation, export, appreciation in books. Yes. इंक्रीज, करेंसी डेप्रिसिएशन बच्चे, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। पहले $1 was equal to ₹60, now $1 Japan makeup is ₹65। फिर करेंसी एप्रिसिएशन क्या है, इट इज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। $1 was earlier for 65, now it is tradable for 60। क्लियर है, समझ आ रहा है, पक्का। ठीक है बच्चे, इफेक्ट्स ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, ये मैंने बता दिया बच्चे। डेप्रिसिएशन होगी तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स, वेयरएज करेंसी एप्रिसिएशन होगा ये, यस, दिस शुड बी करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन में बच्चे डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, सो इंपोर्ट्स विल बी ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, मेरिट्स डीमेरिट्स करा के ऑब्वियसली स्टॉप। शक्लें दिख रही है थोड़ा सा यार, इट इज द मोस्ट सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मुझे तो जहां तक लगता है कि बहुत अच्छा टॉपिक है, क्यों सो रहे हो ऐसे, हाँ बोलो। देर इज नो नीड टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स बाय द गवर्नमेंट, है ना। फिक्स्ड में हमें मेंटेन करने पड़ते थे, क्या यहाँ पे मेंटेन करने पड़ेंगे, नहीं। इट एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन। देखो जो वहां पे मेरिट्स है वो यहाँ डीमेरिट्स मिल जाएंगे, जो वहां के डीमेरिट्स है वो यहाँ पे मेरिट्स बन गए। वहां पे हमने क्या कहा था कि ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम थी, यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, फिर इट इनकरेजेस वेंचर कैपिटल, वहां पे हमने क्या कहा था, इट डिस्करेजेस, इट डज नॉट इनकरेज, यहाँ पे हमने बोला इट इनकरेजेस, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा मेरी कंट्री में आएगा बेटा, उससे मेरी करेंसी और ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, ऐसा और नो, क्योंकि मेरी कंट्री की करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, राइट। डीमेरिट्स के बच्चे टू मेनी फ्लक्चुएशंस होंगे, वहां पे हमने क्या कहा था, स्टेबिलिटी रहेगी। यहाँ पे क्या होगी, ऑब्वियसली फ्लक्चुएशंस होगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है सब कुछ, तो इनस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटीज रहेंगी, मुझे डर लगा रहेगा, यस। तो बच्चा, टू मेनी फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट क्रिएट्स अनसर्टेनिटी अबाउट द रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। वही वाला केस है जब मैंने कहा
कि imagine yourself as an importer. So what after 3 months if the exchange rate rises, then you will have to pay more. डर है ना, है uncertainty है, डर. First word. Too many fluctuations in exchange rate creates uncertainty about the receipts and payment in the foreign exchange transaction. हाँ जी, इसका ये बताया बच्चा कि अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुई, मतलब अगर आज जो है एक एक मिनट बाद मेरा एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, से सपोज पहले $1 जो है वो 60 रुपीज का था, अब वो एकदम से 62 का हो गया, फिर 65 का हो गया, फिर एकदम से 55 का हो गया, तो प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन हो सकती है ना, इंक्रीज डिक्रीज, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. थोड़ा बहुत तो चलो मानता है हर कोई कि चलो आज अगर इतना रेट है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं 1 या 2 रुपए मैक्सिमम का फर्क पड़ जाएगा 3 महीने तक. क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं 10, 10, 15, 20 रुपए का आ जाए? नहीं, वो कोई भी नहीं कर पाएगा. तो इसी वजह से तो ना एक चीज आती है, प्लीज मत करो बेटा बात. हम पढ़ेंगे, मतलब जब आप कभी पढ़ोगे तो स्टॉक एक्सचेंज में ना बच्चे बहुत सारी टेक्निक्स होती है हेजिंग की. हेजिंग मीन्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट द रिस्क. ठीक है, आर्बिट्रेशन होता है, हेजिंग, ये सारी चीजें आती है. फ्यूचर्स ऑप्शंस पढ़ोगे अगर शायद कभी किसी ने फाइनेंस में जाना हो तो बेटा, ये सारी चीजें जो है अपने आप को आप बचाते हो स्टॉक मार्केट में. ठीक है, वो अलग चीज है, मतलब उसके लिए भी आपको प्रीमियम्स पे करने पड़ते हैं. ये बहुत बड़ा टॉपिक. It discourages international trade and coordination of macro policy becomes inconvenient. वही बात है, अब मैक्रो पॉलिसीज क्या मेरे हाथ में रहेंगी? जब मेरे हाथ में एक्सचेंज रेट ही नहीं है तो क्या मैं कुछ भी 100% सर्टेनिटी से डिफाइन कर सकती हूँ? नहीं. तो क्या इंटरनेशनल ट्रेड भी मैं 100% प्रिडिक्ट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती. समझ आ गई? बिल्कुल उल्टा है ऊपर वाले का. चलो जाओ, मैनेज फ्लोटिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे.